क्लास का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम 10th क्लास का सबसे पहले मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ का जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज पूरा बेसिक से लेकर के पूरा जीरो लेवल से हम लोग एडवांस की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। और यहाँ पे वो हर चीज़ बताई जाएगी। जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लगभग अगर देखा जाए तो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो हम इस क्लास में आपको सब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट ट्रिक्स, हर तरह के मेथड्स बताएंगे कि आप नंबर सिस्टम से संबंधित कोई भी सवाल क्यों ना हो, आप उसको देखते ही आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तरीका। सिस्टम का मतलब क्या होता है, तरीका। यानी हम कोई भी चीज़ को किस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब जैसे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। मतलब हम लोग यहाँ जानेंगे कि नंबर को लिखने का तरीका क्या है। कोई भी नंबर को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे भारतीय पद्धति में उसको कैसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है, रोमन पद्धति में कैसे लिखा जाता है। इन हर चीज़ों का हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लें। तो नंबर सिस्टम का मतलब हमने क्या जाना, संख्या को लिखने का तरीका। यानी अगर हम इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो ये हम क्या होता है, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ नंबर। मेथड्स ऑफ राइटिंग अ नंबर। अगर हम कोई पूछे कि नंबर सिस्टम क्या होता है तो इसको हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ नंबर। यानी संख्या को लिखने का तरीका, संख्याओं को लिखने का तरीका। यानी किसी भी संख्या को हम किस तरीका से लिखेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम लोग पहला जानते हैं कि नेशनल सिस्टम। पहला हमारा क्या होता है, नेशनल सिस्टम। यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति या इसी को हम लोग राष्ट्रीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय पद्धति। इस नेशनल सिस्टम में हम लोग किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं इकाई। इकाई का मतलब कितना होता है, एक। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, दहाई मतलब 10। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100। उसके बाद हजार। हजार का मतलब कितना होता है, उसके बाद 10,000। यानी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। ये हमारा कौन सा पद्धति है, भारतीय पद्धति है। लेकिन दूसरा हमारा जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी वो पद्धति जो विदेशों में यूज की जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे संख्या को काउंट करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 मील, ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन वहीं जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जाते हैं तो वहाँ पे संख्या को ऐसे काउंट नहीं किया जाता। वहाँ पे संख्या को कैसे काउंट किया जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। उसके बाद मिलियन, बिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह से हम लोग संख्याओं को क्या करते हैं, वहाँ काउंट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले इकाई यानी राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दोनों में इकाई क्या होता है, सेम ही होता है, इकाई, दहाई। तो चलिए आप लोग जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सैकड़ा। सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 100,000। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मिलियन।
मिलियन का मतलब एक पे कितना जीरो, 6 जीरो। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो ये हमसे पूछा जाता है कि बताओ 1 मिलियन में कितना होता है। तो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। ये हमें याद रखना है। फिर मिलियन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, 10 मिलियन। 10 मिलियन मतलब एक पे हम लोग कितना जीरो लिखेंगे, 7 जीरो, 7 जीरो। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 100 मिलियन। 100 मिलियन यानी इस तरह से हम लोग संख्या को क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को कैसे लिखते हैं। और हमने ये भी देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अगर दोनों की तुलना करें तो हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन बोलते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, 10 लाख कहते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो अभी हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, और दोनों की हम लोग तुलना करें तो राष्ट्रीय पद्धति में जैसे हम लोग देखे थे कि 10 लाख बोलते हैं, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, हम लोग मिलियन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर सिस्टम है, जो हमारा तीसरा संख्या की पद्धति जो है, वो हमारा कौन सा है, रोमन पद्धति। कौन सा पद्धति है हमारा, रोमन पद्धति, यानी रोमन सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रत्येक संख्या को एक सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। जैसे हम लोग 1 को I से दिखाते हैं, 5 को हम लोग V से डिनोट करते हैं, 10 को हम लोग X से डिनोट करते हैं, 50 को हम लोग L से डिनोट करते हैं, 100 को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और 500 को हम लोग D से डिनोट करते हैं, और 1000 को हम लोग M से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा रोमन नंबर में किसी भी संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग कोई भी रोमन नंबर के ऊपर रेकरिंग लिखते हैं, यानी बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी संख्या है, जैसे हम ये भी का मतलब क्या होता है हमारा 5, हमने क्या किया, 5 के ऊपर रेकरिंग लगा दिया। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि हमने क्या किया, उस संख्या को 1000 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। जब भी किसी भी रोमन नंबर के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ हो, बार लगा हुआ हो, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि हमने क्या किया कि उस संख्या को 1000 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। यानी भी के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब हमने क्या किया, 5 को 1000 से इंटू कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारा, 5000 हो गया। अगर हम मान के चलिए हम लोग एक्स पे रेकरिंग लगा देते हैं, एक्स का मतलब कितना होता है 10, और हमने रेकरिंग लगाया, इसका मतलब 1000 से हमने क्या किया, इसको गुना कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। देखा कि कोई भी रोमन नंबर को हम लोग मतलब किस संख्या को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं। अब रोमन नंबर लिखने का कुछ तरीका है, कुछ नियम से होते हैं। ऐसा नहीं कि हम रोमन नंबर को किसी भी तरीका से लिख दिया जाए तो और सही हो जाएगा। इसके लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर रोमन नंबर यानी रोमन संख्या को लिखने का नियम। इसके क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहला नियम कि जब कभी भी हम किसी भी रोमन नंबर के आगे कोई भी छोटा रोमन नंबर अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने उस संख्या में हमने क्या किया, किसी दूसरे संख्या को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे हमने क्या यहाँ x के आगे हमने 1 i लिखा, इसका मतलब x का मतलब कितना होता है 10, और i का मतलब कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा 11 हो गया। यानी जब कभी भी हम किसी भी रोमन नंबर के आगे अगर हम कोई दूसरा रोमन नंबर लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, उस संख्या में हमने क्या किया, कुछ ऐड कर दिया। जैसे हम लिखते हैं vi, तो v का मतलब कितना होता है 5, और हमने क्या किया, उसके आगे 1 लिखा, i लिखा, इसका मतलब 1, तो ये हमें कितना लिखा है 6। जैसे हमने लिखा c और हमने लिख दिया डबल i,
इसका मतलब सी का मतलब कितना होता है 100, और हमने क्या किया डबल आई लिखा, इसका मतलब हमने क्या किया 2 ऐड कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया 102। तो हमने क्या सीखा कि जब कभी भी हम किसी भी रोमन नंबर के आगे कोई भी छोटी रोमन नंबर को अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है एडिशन होता है। हमने क्या किया है उस संख्या में कुछ ऐड कर दिया। तो ये हमारा पहला नियम था। अब हम लोग दूसरा नियम की बात करें। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आप कोई भी रोमन नंबर के पीछे कोई भी छोटी रोमन नंबर लिखते हैं, इसका मतलब आपने क्या किया कि पहले वाले रोमन नंबर में से आपने क्या किया कुछ घटाया है। जैसे पहले हम रोमन नंबर क्या लिखे थे 10, और इसमें के पीछे हमने आई लिखा था। आई का मतलब हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, तो यानी ये कितना हो गया 9, यानी हमने क्या किया 10 में से कुछ घटाया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी रोमन नंबर के पीछे हम कोई छोटा रोमन नंबर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया कुछ घटाया है। और जब भी रोमन नंबर के आगे हम कोई रोमन नंबर लिखेंगे तो हम क्या सीखेंगे कि हमने क्या किया उसमें कुछ ऐड किया है। उसी तरह से और भी हम देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं भी और इसके पीछे हमने क्या लिख दिया आई, इसका मतलब आपने क्या किया कि 5 में से 1 को घटाया और ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। उसी तरह से हम जो से एल का मतलब हम लोग जानते हैं कितना होता है, एल का मतलब क्या होता है 50, और लेकिन हमने क्या करते हैं इसके पीछे हम एक्स लिख देते हैं। तो एक्स का मतलब क्या होता है 10, यानी एल के पीछे आपने एक्स लिखा है। इसका मतलब आपने क्या किया इस एल का मतलब 50 में से आपने क्या किया 10 को घटा दिया, और ये हमारा क्या हो गया 40 हो गया। तो हमने पहला नियम में क्या पढ़ा कि रोमन नंबर के आगे संख्या लिखने से क्या होता है जुड़ता है, और रोमन नंबर के पीछे संख्या लिखने से घटता है। तो चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए हमने अभी 2 नियम पढ़े। तीसरा नियम हम लोग देखते हैं रोमन नंबर लिखने का। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि आप किसी भी रोमन नंबर को लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, चाहे कोई सा भी रोमन नंबर क्यों ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लगातार कितना बार लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं कि आई आई आई, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने आई को 3 बार लिखा। इसका मतलब हमने क्या किया आई मतलब क्या होता है 1, तो यानी 1 + 1 + 1, यानी हमने क्या किया आई को 3 बार जोड़ा है, तो वो हमारा क्या हो गया 3 हो गया। लेकिन अगर कोई किसी को मान के चलिए कि 4 लिखना है और इसने क्या किया आई को 4 बार लिख दिया, आई को 4 बार लिख दिया, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आई कितना बार आ गया है 4 बार। और हमने अभी क्या बताया कि आप किसी भी रोमन नंबर को लगातार कितना बार लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लगातार 3 बार। और हमने यहाँ पे क्या किया 4 बार लिख दिया। इसका मतलब ये रोमन नंबर लिखने का तरीका हमारा क्या है गलत है। तो हमें 4 लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि 4 के आसपास का कोई ऐसा रोमन नंबर हम ढूंढेंगे। तो 4 के आसपास का रोमन नंबर कौन सा होता है हमारा 5, और हमको लिखना कितना है 4, तो हम क्या करेंगे इसके पीछे हम आई लगा देंगे। और हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि किसी भी रोमन नंबर के पीछे लिखने से क्या होता है वो घटता है। तो यहाँ हम 4 को क्या लिखेंगे आई भी। और हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब क्या एक एक्स का मतलब 10, फिर दूसरा एक्स, फिर तीसरा भी एक्स, तो यानी हमने क्या किया 10 + 10 + 10, यानी हमने तो क्या लिख दिया 3 को एक्स लिखे। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारा 30। लेकिन अगर मान के चलिए हमें 40 लिखना है, तो 40 लिखना है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि एक्स 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 एक्स, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक्स कितना बार आ गया 4 बार आ गया। और हमने अभी बताया कि हम किसी भी रोमन नंबर को लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, इसीलिए 40 लिखना ये क्या होगा गलत होगा। तो हमें 40 कैसे लिखेंगे, तो 40 लिखने के लिए इसके आसपास के हम रोमन नंबर को ढूंढेंगे। तो इसके पास वाला रोमन नंबर क्या होता है एल, और हम एल मतलब कितना 50, लेकिन हमें लिखना कितना है 40, तो हम क्या करेंगे इसके पीछे एक्स लगा देंगे। इसका मतलब कितना हो गया कि हमने 50 में से क्या किया 10 को घटा दिया, जो हमारा किसके बराबर हो गया तो 40। तो हम 40 को क्या लिखेंगे हम लोग एक्स एल। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो हमने अभी रोमन नंबर लिखने के 3 नियम पढ़ चुके हैं। पहला में हमने क्या देखा कि किसी भी रोमन नंबर के आगे रोमन नंबर लिखने से क्या होता है वो जुड़ता है। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि किसी भी रोमन नंबर के पीछे रोमन नंबर लिख देने से वो घटता है। और तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि किसी भी रोमन नंबर को हम लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। चौथा नियम कहता है कि हमारे 3 रोमन नंबर ऐसे हैं जिसको आप कभी घटा नहीं सकते हैं। कौन कौन सा, तो वो हमारा है भी, एल और डी। ये 3 रोमन नंबर ऐसे हैं जिसको नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, यानी हमें कभी भी अगर घटाना है तो हम इस 3 रोमन नंबर को कभी नहीं घटा सकते। यानी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमें लिखना है 50। अब किसी के दिमाग में आया कि हम क्या करते हैं 100 लिख लेते हैं और 100 में से हम क्या करते हैं
इसके पीछे एल लिख देते हैं, तो इसका मतलब 100 में से क्या हुआ 50 घटा दिया। लेकिन ये लिखने का तरीका क्या हमारा गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया कि आप ये 3 रोमन नंबर को कभी घटा नहीं सकते। कौन कौन सा? V, L और D। ये 3 रोमन नंबर ऐसे हैं जिसको हम घटा नहीं सकते हैं। अब मान चलिए इसको ये लिखना चाह रहा है कि 10, उसको अब 10 का हम लोग जानते हैं कि x होता है, लेकिन अब उसको मन हुआ कि हम 5 लिखें, तो 5 का हम लोग भी जानते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में आया कि नहीं, हम क्या करते हैं कि x लिखते हैं और उसमें से v घटा देते हैं। तो हमने क्या देखा कि v को हम घटा ही नहीं सकते हैं, तो ये भी लिखना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी हमने क्या सीखा कि किसी भी रोमन नंबर, यानी रोमन नंबर कौन कौन सा, V, L और D, ये 3 रोमन नंबर ऐसे हैं जिसको आप किसी भी रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। रोमन नंबर के लिखने के कुछ नियम देखें। अब चलिए हम कुछ रोमन नंबर, हम आपको कुछ संख्या देते हैं और इसका हम लोग देखते हैं कि किसका रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लिखते हैं 39 यानी 39, तो 39 का रोमन नंबर लिखना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम 30 का लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें 9 ऐड कर देंगे। तो 30 का रोमन नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, XXX, और हम 9, तो 9 के लिए रोमन नंबर क्या होता है हमारा, IX। ये हमारा क्या हो गया 39। यानी हम एक तरफ से अगर हम कुछ रोमन नंबर यहाँ पे लिखें तो हम एक के क्या लिखते हैं, एक का रोमन नंबर क्या होता है हमारा I, 2 का क्या होता है II, 3 का क्या होता है III, 4 का क्या होता है, तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। 5 का बात करें तो 5 का हम लोग जानते हैं कि V होता है। 6 का रोमन नंबर देखें तो पहले हम लोग V, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा VI। 7 का लिखना है तो 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले V लिखेंगे, हम V मतलब कितना होगा 5, और हमें और कितना चाहिए 2 ऐड करना है, हम क्या करेंगे II लिख देंगे। तो अगर हमको 8 लिखना है तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले V लिखेंगे और हम क्या करेंगे उसमें 3 ऐड कर देंगे। और हमें 9 लिखना है तो 9 के लिए हम कभी ये नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे एक और I दे देंगे, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 4 गो आया हो जाएगा, और हम लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे और उसमें से हम लोग क्या करेंगे 1 घटा देंगे। और हमें 10 लिखना है तो 10 के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है 11 x। इस तरह से हम रोमन नंबर्स को लिखेंगे। उसी तरह से हम यहाँ पे किए हैं कि हमें क्या लिखना है 39, तो 39 के लिए तो हमारा कोई ऐसा डायरेक्ट रोमन नंबर होता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, पहले 30 लिखे और हमने उसमें क्या किया 9 ऐड कर दिया। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें तो 4x दिखता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए ये 4x लगातार नहीं है, बीच में हमारा क्या आया हुआ है I आया हुआ है। उसी तरह से हम लिखते हैं 49। अब 49 लिखना है तो 49 लिखने के लिए बहुत के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम तो 50 जानते हैं, हम 50 में से क्या करते हैं I को घटा देते हैं, लेकिन नहीं, ये लिखना हमारा क्या है गलत है, क्योंकि ये हम लोग I एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग L और C के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। यानी जब कभी भी हमें रोमन नंबर लिखना हो तो रोमन नंबर में अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो I को हम लोग L और C के साथ हम लोग नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसको 40 लिखेंगे और 40 में हम लोग क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे। और हमें 40 लिखना है तो 40 लिखने के लिए हमें पहले क्या लिखना होगा 50 लिखना होगा, और 50 में से हम लोग क्या करेंगे 10 घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 40 हो गया। और हमें क्या लिखना 9, तो 9 के लिए हम लोग जानते हैं कि XI होता है, तो 49 का क्या हो गया XLIX हो गया। उसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 59। अब 59 लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लिखना है क्या 50 + 9, और 50 के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है L, और हमें 9 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे IX ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर हमको 69 लिखना है तो 60 के लिए पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा 60 और प्लस 9 लिखना होगा। 60 के लिए हम L मतलब 50, हम 10 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 60, और हमें 9 ऐड करना है तो हम IX लिख देंगे। यानी इस तरह से हम किसी भी रोमन नंबर को बहुत ही आसानी तरीके में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इस तरह से अगर बारीकी से आप एक एक स्टेप नियम को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको रोमन नंबर लिखने का, चाहे कहीं कोई सा भी रोमन नंबर लिख ले, आपको कभी भी रोमन नंबर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, हमने अभी क्या सीखा कि रोमन नंबर को हमें कैसे लिखना चाहिए, उसके लिखने का क्या क्या तरीका होता है। तो अगर हम इस नियम को अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं, अपने माइंड में इस चीज़ को अगर हम स्टोर करके रखते हैं, तो हमें रोमन नंबर लिखने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग चलिए नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहले
कि नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि डिजिट क्या होता है। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगता है कि डिजिट हमारे पास 9 होते हैं, लेकिन नहीं, डिजिट हमारे पास कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 10 डिजिट कौन कौन सा है? वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो क्या कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर हम टोटल डिजिट की बात करें तो टोटल डिजिट हमारे पास कितना है? टोटल डिजिट कितना है? 10। यानी अगर कुल अंक पूछा जाए, कुल अंक कितना है, तो क्या लिखिएगा आप लोग? 10। तो आज के बाद आप लोग कभी भी ये नहीं कहिएगा कि हमारे अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि अंक कितने होते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा? अंक कुल 10 होते हैं। अब इसमें से अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि सबसे छोटी अंक कौन सी है, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? तो बहुत लोगों को लगता है कि 1 होता है, लेकिन नहीं। हमने यहाँ पे क्या देखा? हमसे आपसे नंबर नहीं पूछा, हमने क्या पूछा आपसे कि डिजिट कितनी, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो डिजिट तो हम देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हुआ है। तो जब कभी भी आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा जाए, तो आप लोग क्या बताइएगा? 0। और यानी सबसे छोटी अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है हमारा? 0 है। और यही पूछा जाए आपसे कि बताओ सबसे बड़ी अंक कौन सी है, यानी लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है? लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है? तो लार्जेस्ट डिजिट हम क्या देख रहे हैं? क्या है हमारा? 9 है। यानी सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारा? तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास क्या है? 9। तो यानी हमने क्या देखा कि डिजिट की कुल संख्या कितनी होती है? 10। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। और सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। अब इस डिजिट के ऊपर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितना अंक है। आपसे क्या पूछा गया कि 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितना अंक है। तो कुल कितना अंक हमसे पूछा गया, तो हम लोग अभी क्या जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक एक ऐसी संख्या है जिसमें डिजिट कितने होते हैं? 1 होता है। यानी 1 से लेकर के 9 तक के प्रत्येक संख्या में कितना अंक होता है? 1 अंक होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 से 9 तक में कितनी संख्या है? 9 संख्या है। और प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट होता है। तो यहाँ तक हम क्या देखेंगे, इसमें टोटल डिजिट कितना हो गया? 9। यानी 1 से 9 तक में 9 डिजिट। अब हम लोग जानते हैं कि 10 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती है, 10 से लेकर के 99 तक की जितनी भी संख्याएं होती है, उसमें टोटल प्रत्येक संख्या में कितना डिजिट होता है? 2 डिजिट होता है। तो यहाँ 10 से हमसे क्या पूछा गया? 20 तक का। तो यहाँ 10 से 20 तक में हमारे पास कितना, कितनी संख्या है? 10 से अगर 20 की बात करें कितनी संख्या है? तो आप लोग काउंट करके देखिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 11 संख्या होता है। तो हम लोग क्या करें? घटाने की, ये निकालने की हम लोग ऐसे उंगली पे काउंट नहीं करेंगे कि 10 से लेकर 20 तक। आपको क्या करना है कि आपने 9 तक की संख्या को लिख चुका है, आप 20 में से आपकी 9 को घटा दीजिए। तो 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 11। यानी 10 से लेकर के 20 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं? 11। और हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट है। तो इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो टोटल कितना डिजिट हो जाएगा? 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 22। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 2 11 का 1 हाथ में 1, 2 1 3। यानी 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितना अंक है, कितना डिजिट है? तो 31। चलिए नोट कीजिए इसको। तो अभी हमने देखा कि मान के चलिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि कोई संख्या दे देगा, बोलेगा बताओ यहाँ तक में कितनी अंक है, तो हमने निकालना सीखा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि बताओ कि 1 से लेकर के 99 तक में कुल कितना डिजिट है। हमसे क्या पूछा गया कि 1 से लेकर के 99 तक में अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि पहले हम लोग जानते हैं कि 1 से 9 तक में कितना संख्या है? 9 संख्या। और प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट होता है, तो हमें 9 डिजिट मिला। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 10 से लेकर के 99 तक में कितनी संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि उंगली पे कौन नहीं करना है, आप क्या करेंगे, जहाँ तक लिख चुके हैं वहाँ तक घटाइए। तो 99 में से अगर 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 90। मतलब 10 से लेकर के 99 तक में आपके पास कितनी संख्याएं हैं? 90। और हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो यहाँ अगर गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18, यानी 180। तो यहाँ 9 डिजिट यहाँ मिल गया आपको और 80 डिजिट यहाँ। तो हम दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी? 189। यानी इस तरह से हमें
जब कभी भी अंकों की संख्या पूछा जाए तो आप इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं अब नंबर के बारे में। नंबर यानी संख्या। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ संख्या कितने तरह के होते हैं, तो बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि संख्या में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, कोई 5 बोलते हैं, कोई 7 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं। लेकिन नहीं, एक्चुअल में नंबर कितने होते हैं? नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है हमारा रियल नंबर। पहला कौन सा नंबर होता है हमारा? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा नंबर जो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। तो संख्या हमारे पास कितने होते हैं? संख्या सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन कौन सा? या तो वो रियल होगा या वो इमेजिनरी होगा। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि रियल नंबर होता क्या है। तो आप अभी तक जितनी भी संख्याएं देखे हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स देखे हैं, चाहे आप फ्रैक्शन देखे हैं, आप डेसिमल देखे होंगे, रूट वाला संख्या देखे होंगे, पाई देखे होंगे, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो अगर इसका हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम क्या क्या बताया कि कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये भी हमारा रियल नंबर होता है। उसके बाद हमने क्या बताया कि कोई डेसिमल नंबर है तो वो भी हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। हमने क्या बताया, कोई अगर फ्रैक्शन नंबर है, भिन्न संख्या है, तो वो भी हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। रूट वाला संख्या है तो वो भी हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। पाई है तो वो भी हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। यानी हमने अभी तक जितनी भी संख्याएं देखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रियल है। तो आप दिमाग में आ रहा है कि इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे? जब हमने सब संख्या यहाँ पे तो देख ही लिया, फिर इमेजिनरी नंबर कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी रूट के अंदर आपको निगेटिव इंटीजर दिखेगा, निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जब कभी भी आपको रूट के अंदर कोई निगेटिव इंटीजर दिखे यानी माइनस वाला संख्या, जैसे हम लोग लिखते हैं -1, जैसे हम लोग लिखते हैं -2, तो जब कभी भी रूट के अंदर आपको कोई निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक दिखे, इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इमेजिनरी नंबर। तो आज के बाद हम आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव इंटीजर दिख जाए तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। और हम लोग अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग 11th क्लास में स्टडी करते हैं। अभी हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 10th क्लास के बैच स्टार्ट किया और 10th में इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हम इमेजिनरी के नंबर के बारे में बस हम आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है कि बस रूट के अंदर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो उसे आप लोग क्या समझिएगा कि ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। अब इसके अलावा आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को 10th के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर बहुत सारे होते हैं। तो रियल नंबर के कई टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर को हम लोग क्या क्या कर बोल सकते हैं कि रियल नंबर का जो पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी रियल नंबर का पहला पार्ट क्या होता है? रेशनल नंबर। और दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी नंबर 2 प्रकार के होते हैं, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो रेशनल होंगे या वो इरेशनल होंगे। रेशनल नंबर कई टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी इसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो होता है हमारा होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तीसरा होता है हमारा इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और चौथा जो होता है हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या। आप सबने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है,
होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है, आप सभी ने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल पूछे जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है तो बिल्कुल है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर रेशनल नंबर का ही पार्ट है। क्या होल नंबर रेशनल नंबर है तो बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इसका पार्ट है। तो यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो या फ्रैक्शंस हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल होता है। लेकिन अब इसका अपोजिट आपसे पूछा जाए कि क्या रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो पूछा जाए क्या रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हो या फ्रैक्शंस, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसका अगर अपोजिट की बात करें तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए जब कभी आपको ट्रू फॉल्स टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपके, चाहे वो बुक्स में हो या एग्जाम्स हो, कभी भी आपको दें, इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या फ्रैक्शंस, ये सारे रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन इसका अपोजिट भी सही होगा, ये हम लोग को कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो चलिए आप लोग पूरा क्लासिफिकेशन नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं